बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हम यहाँ बातें करते हैं खुलकर, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज आपके लिए जब बिहार के चुनाव में वोट पड़ने में 15 दिन बाकी हैं और 13 दिन का प्रचार मात्र बाकी रह गया, मतलब 13 दिन के बाद लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा और तब तक जिसको जो कहना है वो कहे। तो अब जब टिकट बंट गए और प्रचार में केवल 13 दिन का 2 हफ्ते का वक्त है, तो चुनाव कहाँ खड़ा है इसका आज एक एनालिसिस आपके सामने आप करेंगे हम। और एक सर्वे हाथ लगा है हमारे, आप हर बार हमारे व्यूअर्स कहते हैं कुछ सर्वे हो तो बताइए, तो आज एक सर्वे मिला है और एक इंटरनल सर्वे हमें मिला है। इसकी बात भी हम करेंगे कि एनडीए के सर्वे में क्या दिखा, कितनी सीटें, जीत हार और दूसरा गठबंधन कहां पर खड़ा हुआ दिखाई दिया, इसकी बात भी होगी। अजीत द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। तो एक बार फिर बिहार की बात करने के लिए 3 बिहारी मेरे साथ। ठीक, अब बात करते हैं इस चुनाव में। हम भी अभी पटना होके आए, 2 दिन रुके वहाँ पे, तो कुछ लोगों से वहाँ हमारी भी बात हुई। आप लोग तो लगातार घूम ही रहे हैं, इनके तो फ़ोन बिहार में ही लग रहे हैं सारे सबके। तो क्या बात निकल के आ रही है? देखिए अभी तक जो चर्चा में है वो अजीत जी बात की कि चुनाव ठंडा है। सीरियसली बोलो तो चुनाव ठंडा लग रहा है, या तो इसलिए कि क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लेट तक चला है, अब उम्मीदवार उतरेंगे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं से कोई ऐसी सेंस नहीं मिल रही कि नीतीश कुमार के साथ कोई उलटफेर होने वाला है। हमने इस प्रोग्राम में कई सर्वेज आपको दिखाए हैं, उन सब में ये देखा कि 2010 के नतीजे तक भी पहुंच सकती है एनडीए की टैली। कितना सीट? 206 सीट आई उस वक्त आई थी। कि ऐसा भी कुछ हो जाए तो मतलब आप उस पर हैरान ना होइएगा, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो क्या ऐसा ही है? और अगर ये चुनाव वाकई एक तरफा सा है अभी भी, तो इसकी वजह क्या है? नीतीश कुमार 20 साल के चीफ मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी 24 साल के, उनको 24 साल से एंटी इनकम्बेंसी नहीं पकड़ पा रही, इनको 20 साल से नहीं पकड़। तो ऐसा क्या है भाई इस चुनाव के अंदर? और तेजस्वी यादव जो लगा था कि भाई अब एक यंग टर्क आ गया है और ये अपसेट करने के लिए तैयार है, कभी किसी भी चुनाव में कर देगा। विधानसभा चुनाव में क्या हो जाता है उनको, वैसे तो लोकसभा में भी, बट क्यों नहीं वहाँ बिहार का सेंटिमेंट जो है उनके साथ जोड़ पा रहा? कुछ लोग कहते हैं इस बार जो परिस्थितियाँ उसके लिए राहुल गांधी ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वो इतना अड़ गए सीटों को लेकर। महागठबंधन में जो कन्फ्यूजन है, 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। अगर आप इलेक्शन को क्लोज बताते हैं, बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंडली फाइट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? फाइट होती है, फिर नुकसान तो उसमें तो तलवार दोनों तरफ से चलेगी और कहीं भी मारेगी। तो ये सारी बातें होंगी आज। क्या वजह है सर आपकी, वैसे अभी की अंडरस्टैंडिंग क्या है? वही देखिए, हम लोग यहीं से बात शुरू करें जहां आपने कहा फ्रेंडली फाइट की बात है या राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो आप आंकड़े देखिए, आपके पास आपकी रिसर्च टीम ने दिया होगा। जो सीट छोड़ी है सिर्फ कांग्रेस नहीं छोड़ी है, कांग्रेस ने ही छोड़ी है। सिर्फ 70 सीटें कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी और इस बार वो 61 सीट पर लड़ रही है। 61 लड़ रही तो है। जो 9 सीटें छूटी हैं वो सिर्फ कांग्रेस ने छोड़ी है। तेजस्वी यादव जो निमेरो उनो हैं, जिनको जो प्राइम मूवर हैं, जो निमेरो उनो तो नहीं, प्राइम मूवर हैं, जो गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे महागठबंधन के, उन्होंने सिर्फ 1 सीट छोड़ी। ऐसी कोई कमेटी? हाँ, बिल्कुल बनी थी। जब मुख्यमंत्री उनकी तरफ से बहुत दबाव पड़ा कि हमको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करिए, तो फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन उनको बना दिया गया। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने सिर्फ 1 सीट छोड़ी। वो पिछली बार 144 लड़े थे, इस बार 143 लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने 9 सीटें छोड़ी। सीपीआई एमएल की भी 1 सीट बढ़ गई, 19 से बढ़ के 20 हो गई जी। सीपीआई की सीट 6 से बढ़ के 9 हो गई। सीपीएम की सीट 6 से बढ़ के उनकी भी 6 से बढ़ के 8 या 9 हुई, या सीपीएम की 6 रही, 4 से बढ़ के 6 हो गई। सीपीआई की 6 से बढ़ के 9 हो गई। सबकी सीटें बढ़ गई। एक नए एलाइव पार्टनर आपने उनको एडजस्ट किया, मुकेश सहनी को, उनको 15 सीटें मिली। तो सीटें और छूटी सिर्फ 9 सीटें, वो भी कांग्रेस ने छोड़ी। तो हम तो कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं बता सकते। कांग्रेस एक लेवल पर विलेन है। कांग्रेस ने गड़बड़ी की, हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। राहुल गांधी बाहर चले गए, दक्षिण अमेरिका रहे, शिमला घूमते रहे, चंडीगढ़ जाते रहे, वो गुवाहाटी जाते रहे, बिहार नहीं गए, न बिहार समझा उन्होंने, वो तो एक अलग बात है, उनका मामला अलग है। अब दूसरी बात कहिए कि ठंडा क्यों है चुनाव, आपने कहा। अब इसके 2-3 कारण है। पहले आप अग्री कर रहे हैं कि ठंडा चुनाव है? अभी भी हाँ, बिल्कुल, अभी भी प्रो एनडीए चुनाव है? अभी भी प्रो एनडीए चुनाव है, प्रो इनकम्बेंसी है, एक तरह से आप कहिए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो थोड़ी बहुत नाराजगी या ऊब थकान थी जनता के मन में, वो सरकार ने जो चीजें बांटी, बिजली फ्री की और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन बढ़ा, कई सेक्टर्स में मानदेय बढ़े, उसने उसको खत्म कर दिया। जो एक थकान थी, ऊब थी, वो दूर हो गई। अब सरकार के खिलाफ ऐसी कोई नाराजगी, पहले भी बहुत नाराजगी नहीं थी, एंगर नहीं था, सत्ता पलट देने का गुस्सा नहीं था। तो जो थोड़ी बहुत थकान थी, ऊब थी, वो खत्म हो गई एक तरफ। अभी तो सिर्फ एनडीए चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है। आज हम लोग 21 तारीख को बात कर रहे हैं, पिछले 11-12 दिन से एक सभा को संबोधित करने नहीं गए हैं तेजस्वी यादव। एक राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया। क्यों? 2 दिन दिल्ली आए
और एक दिन अपना नॉमिनेशन करने गए, उन्होंने एक सभा नहीं की। क्यों नहीं कर रहे? एक तो वही बता रहे थे ना कि क्यों ठंडा है। पहला कारण उनके अपने घर के झगड़े हैं, उनके घर में बहुत झगड़ा है। टिकट बंटवारे के पहले शुरू हुआ था, भाई अलग लड़ रहे हैं, भाई ने उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया हुआ है, तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में। बहनों के झगड़े हैं, बहनों की लिस्ट थी टिकट की, जिसके बारे में हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी। उनमें से टिकट देना है नहीं देना है, एक बहन लड़ना है उसको टिकट देना है या नहीं देना है, ये घर के झगड़े, बहुत झगड़े हैं घर के अंदर। जितना हम लोग देख रहे हैं उससे ज्यादा टिकट बंटवारे में घर वालों का भी प्रेशर था। सबके कैंडिडेट थे भाई, सबकी लिस्ट थी। और उधर एक लिस्ट थी संजय यादव की, जो उनके चाणक्य हैं तेजस्वी यादव के, जिन्होंने कथित तौर पर सर्वे कराया था। और क्या सर्वे हुआ था, क्या फीडबैक ली गई थी कि जिस सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट है, आपका कैंडिडेट वहीं लड़ रहा है। ऐसी सीटें जो कांग्रेस जीती हुई है या कांग्रेस लड़ी है, जिन सीटों पर, वैशाली की सीट हो गई, कहलगांव की सीट हो गई, इन सीटों पर आपने, या नरकटियागंज की सीट हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के बेटे को कांग्रेस, पोते के कांग्रेस को टिकट दिया, आपने अपना कैंडिडेट। तेजस्वी क्लेश में फंस गए। पहला ठंडा होने का कारण घर का झगड़ा, दूसरा गठबंधन के भीतर का झगड़ा, कांग्रेस के साथ आपके झगड़े नहीं निपटे, आपके मुकेश सहनी के साथ झगड़े नहीं निपटे, तो आप सब लोग इसी में निपटाते रह गए, कैंपेन के लिए आप निकले नहीं। और तीसरा, जो एनडीए का अपना जो ताकत के साथ जाना था, तो एक तरफा हो गया चुनाव। अभी आपने वैसे बहुत सारे, मतलब सब कुछ ही समेट दिया आपने चुनाव में। ये एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी स्कीम्स और सब कुछ की वजह से, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के अंदर की प्रॉब्लम्स की वजह से वो अब तक कैंपेन ही शुरू नहीं कर पाए। आगे हम लोग बात करेंगे ये फ्रेंडली फाइट वगैरह की भी, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या बता रहा है। एक सर्वे मेरे पास है, देवेंद्र इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वे ये पब्लिश किया था 14 अक्टूबर को, मतलब एक हफ्ता हुआ। 14 अक्टूबर के बाद से क्या क्या हुआ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो गया है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और अब सबकी लिस्टें आ गई हैं। तो ये टिकट बंटवारे से पहले का है, ये मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन फाइंडिंग्स इंटरेस्टिंग है इसकी। अच्छा, इन्होंने दावा ये किया कि ये एनडीए का इंटरनल सर्वे है। मुस्कुराने देखिए इंटरनल सर्वे की बात पे, ये कह रहे हैं कि एनडीए के इंटरनल सर्वे में 130 सीटें आ रही हैं एनडीए की। पिछली बार आई थी 125, महागठबंधन की पिछली बार 110 थी, इस बार इनके हिसाब, एनडीए के हिसाब से, इंटरनल सर्वे के हिसाब से 102 से 107, मतलब मोटा मोटा 25-28 सीट का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में। ऐसा ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने देखा है एनडीए का इंटरनल सर्वे। जो बात अभी आप कह रहे थे, नीतीश कुमार के लिए 65% प्रो इनकम्बेंसी या हाई अप्रूवल रेटिंग दिखाई देती है। तो मतलब 65% अगर लोग पसंद कर रहे हैं किसी के काम को, तो काफ़ी कुछ तो वहीं पर पता चल जाता है। और जन स्वराज के लिए इन्होंने इस सर्वे के में दावा किया गया कि उनको 9% के करीब जो है वो वोट हासिल हो सकता है। कुछ आपको इसमें हकीकत लग रही है? देखिए, एनडीए के इंटरनल सर्वे वगैरह जैसी चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि जितनी जानकारी मिल रही है उनके अपने सर्वे को लेके, उनमें से किसी से भी, किसी में भी वो 160 मिनिमम जा रहा है। 160 जा रहा है मिनिमम? हाँ, तो उसमें एनडीए का तो कम से कम नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि कहीं से कोई रिपोर्ट मिले, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए आदमी ये कह देता है कि हाँ इसकी रिपोर्टिंग। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे सर्वे करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को ले आके खुद ही देते रहते हैं कि हाँ ये हमारा सर्वे, वो ले भी लेते हैं। अच्छा, मतलब पार्टी ने कमीशन की नहीं किया है? नहीं, मैक्सिमम में तो नहीं रहता है, मैक्सिमम में तो कमीशन नहीं किया रहता है, वो लोग ले लेते हैं, लेके देख लेते हैं। तो उस तरह की बात को फिर आप ये कहते हैं कि हाँ हमने तो दिया है। और आमतौर पे जो पार्टी जीत रही होती है उसके पक्ष में फेवर करने वाले ऐसे ज़्यादा, क्योंकि एक नेशनल मीडिया हाउस ने छापा था, तो हाँ, लेकिन मैंने मतलब कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी भी लेवल पे किसी भी सर्वे में हर बार जब उनके डाटा आते हैं तो जब हम लोग पूछते हैं कि क्या रहा, तो उनका सेंस यही रहता है एकदम थम्पिंग विक्ट्री। हाँ, कि मतलब फिर नंबर जब हम लोग पूछते हैं तो उनका ये कहना होता है कि 160 प्लस जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा कोई ऐसी आपकी मतलब आखिरी ऐसा दावा आपके सामने कितने दिन पहले हुआ? कल भी पूछा। हाँ, क्योंकि वो तो लगातार उन लोगों का चल रहा होता है ना, हर इश्यूज पे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर विधानसभा के हिसाब से, तो वो तो लगातार अपडेट चल रहा होता है। कल भी मैंने पूछा तो उनका एकदम से ये था कि उसके पीछे जो एक बड़ी चीज़ थी कि एक खतरा ये था, उसके पीछे वजह जो ये था कि अगर आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब किया, गठबंधन को लेके एक तो नाराज़गी दिखी, प्लस कुछ कैंडिडेट को लेके, लेकिन अगर अमित शाह सीधे फील्ड में उतर रहे हों और पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद, यहाँ के छोटे छोटे कैंडिडेट को भी अमित शाह ने खुद फ़ोन करके कहा कि आप बैठिए या चुनाव लड़ने के मूड मत बनाइए। दूसरी चीज़ कि जो अभी के जो सिटिंग विधायक हैं, लाइक नंदकिशोर यादव या अमरिंदर बाबू, इस तरह के लोगों को अमित शाह बुला के मिलना, पर्पस ये था कि अगर थोड़ी भी निराशा इनके अंदर रही तो हो सकता है इसका हमें नुकसान भुगतना पड़े। जो पहले के पूर्व विधायक हैं उनसे मिलना, और आपको हैरानी होगी सर ये जान के कि 6 ऐसे पार्टी के पदाधिकारी जो कि टिकट के दावेदार थे, सर्विस में भी उनका नाम था, उन 6 को टिकट नहीं मिला। तो सबको पता है कि अगर पार्टी के पदाधिकारी हो तो कहीं नहीं जाओगे, कोई बगावत नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे आमतौर पर।
बावजूद इसके अमित शाह ने ये कहा और 15 लोगों की एक टीम बैठाई गई उन 6 लोगों को संतुष्ट करने के लिए, और उन 6 लोगों ने अपनी पूरी भड़ास निकाली। उसके पीछे पर्पस ये था कि आज जो भी कहना है कह लो और कल से अब चुनाव में लग जाओ। और जैसे वो मीटिंग खत्म हुई है, उसमें जितने नेताओं के नाम आप जानते हैं वो सब नेता उसमें बैठे थे, प्रदेश वाले जो बड़े नेता है, जो कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिनका काम रोल था, वो बैठे थे और उनके मुंह पे उनको सुनाया गया कि आपने एलजेपी को कैसे दिया। उसमें ये भी कहा गया कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने कही और कहने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ गलती तो हो गई, लेकिन अब तो चुनाव में लगना है ना। तो ये तरीका होता है चुनाव लड़ने का। तो एक तरफ इंडिया आपको इस मूड में दिख रहा है कि अमित शाह जैसा व्यक्ति बक्सर के जिस कैंडिडेट को उन्होंने बैठाया उनको 600 वोट नहीं आता, 500-600 वोट भी मुश्किल हो, तब भी बैठाए कि भाई वो भी हमें इसको स्पेस नहीं देना है। अभी जिन सांसदों की नाराजगी रही है, जैसे सारण की बात कर लें, मोतिहारी की बात कर लें, कई ऐसे कंस्टिट्यूंसी थे जहाँ पे सीट जब गया एलजेपी को तो बहुत नाराजगी रही। अभी भी उनसे लगातार बातचीत करके उनको सांत्वना दिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, उनकी भड़ास सुनी जा रही है कि ये चुनाव में लग जाए किसी तरीके से, मतलब कि कोई चांस नहीं इधर एनडीए ले रहा है। अभी प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी तो आप भी अपना कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, सर क्या बता रहा है आपका गणित? देखिए गणित कुछ नहीं बता रहा मुझे अभी फिलहाल, लेकिन एक चीज़ जो आपने जहाँ से शुरुआत की, और द्विवेदी जी के बाद तो क्या ही बताया जाए, लेकिन आपने शुरुआत की ये चुनाव लग क्यों नहीं रहा है। पर ये बात हम आज से लगभग 20-25 दिन पहले नहीं कह सकते थे, और वो इसलिए कि चुनाव बनाता कौन है। चुनाव को हमेशा विपक्ष बनाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो हमेशा चाहेगा कि यथास्थिति बनी रहे, और यथास्थिति बनी रहने से सत्ता पक्ष को फायदा होता है। विपक्ष उसमें मुद्दे लाता है, विपक्ष उसमें गर्मजोशी लाता है, गर्माहट लाता है। और आपने देखा होगा कि जिस समय राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी तो उस समय थोड़ी गर्मजोशी भी आ रही थी, उस समय लगातार अटैक भी हो रहे थे, और थोड़ा सा आप देखेंगे कि एनडीए हिला हुआ भी था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, आप एनडीए एक संगठन के रूप में, सशक्त संगठन के रूप में नजर आ रहा है। उसमें भी खींचातानी हुई, जैसा अभी पराशर साहब बता रहे थे, खींचातानी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना घर सेट ऑर्डर में रख लिया है। जबकि आप महागठबंधन को देखें तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है उसमें बिखराव पड़ती जा रही है। हम अभी कांग्रेस और भाजपा की, कांग्रेस और राजद की बात क्यों करें? आज आपको यह भी पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बाहर है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा है, जो धमकी दी है कि हम इसका बदला रांची में भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, पर कोसते हुए नहीं लड़ने का फैसला पहले किया। तो कहा था कि हम और झारखंड मुक्ति मोर्चा को डिसमिस भी कर देना ठीक नहीं रहेगा, खास करके जो झारखंड से सटे हुए इलाके हैं, जमुई और चकाई जैसे जो इलाके हैं, वहां पर उनका कुछ कैडर वोट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक संगठन। ये सबको पता है कि संगठन में बल है। जिस प्रकार से जो पराशर साहब कह रहे थे कि जो एनडीए का परिवार है, कुनबा है, उसमें खींचतान होने के बावजूद भी उसमें एक चुनाव, ये तय है कि चुनाव ऊपर से मोदी जी लड़ेंगे, ये तय है कि चुनाव भाजपा का संगठन लड़ेगा। जहां तक जदयू का भी सवाल है, जदयू में भी कुछ ऐसे नेतृत्व हैं, जिनके नेता हैं जिनके पास अपनी कुछ स्वायत्तता हो गई है, और उस स्वायत्तता के कारण वो जहां ऊंच नीच होता है उसको समतल बना देते हैं। जबकि ये महागठबंधन में ये नहीं दिख रहा है। राजद का परिवार बिखरा हुआ है, राजद के सुप्रीमो का परिवार बिखर रहा है, और कांग्रेस के बारे में मैं कितने वर्षों से यही कह रहा हूं। ये जो बिकरिंग हो रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, खींचतान, ये स्वाभाविक है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, राहुल गांधी या तेजस्वी? दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस के पास बिहार में वोट का आधार क्या है, और वोट का उनके पास उनके पार्टी का संगठन क्या है? तो उनको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस बिहार में किसी लायक आ जाए, तो वो राजद को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, या राजद को पीछे खींचने का काम करेगी? कई बहुत सीनियर लोग ट्विटर पर, सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह, जो जिनकी सहानुभूति दिखती है अपोजिशन के साथ, वो आप देखिए वो कांग्रेस को बहुत कोस रहे हैं आजकल। जो बात ये कह रहे थे कि भाई ये कांग्रेस की तुम क्यों अड़ रहे हो, किस बिना पे अड़ रहे हो, इलेक्शन एक 20 साल के बाद 20 साल की संगठन है। नहीं, आप ये बताइए, बिहार में सॉरी बिहार में जो भी ये तो मान के चलते हैं ना कि भाई जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा बिहार में चुनाव लड़ाने का। हर एक दल के पास, भाजपा के पास अपनी संगठित जातियां हैं, जदयू के पास संगठित जातियां हैं, आरजेडी के पास संगठित जातियां और धर्म भी है।
तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो व्हाट डज कांग्रेस ब्रिंग ऑन द टेबल? मुस्लिम वोट्स। क्यों मुस्लिम वोट तो ऐसे भी राजद के पास है। व्हाट इज दैट डिस्टिंक्टिव थिंग जो कांग्रेस टेबल पर लेके आ रही है? जब आप 60 सीट मांग रहे हैं, 19 सीट लाई ही थी ना कहीं से। भाई वो सीट कहां से आ रही है? वो तो किसके वोट से कहां से सीट आ रहा है, ये तो कोई बिल्कुल वो सब ट्रांसफर का वोट था। बिल्कुल राजद के पास अपना वोट है, राजद के पास अपना संगठन है। भाई वो कह रहे थे सारा त्याग जो है वो कांग्रेस ही कर रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं, मतलब आरजेडी को छोड़ के सब कर रहे हैं। सबकी थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ी, लेकिन आप देखिए सीपीआई ने कितना जिम्मेदार आचरण किया कि बछवाड़ा एक सीट है बेगूसराय की, उस सीट पर सीपीआई के कैंडिडेट है वहाँ पुराने कैंडिडेट है अवधेश राय। कांग्रेस ने वहाँ गरीबदास को टिकट दिया तो सीपीआई ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया। सीपीएम ने मटिहानी की सीट पर कैंडिडेट दिया तो सीपीएम ने कैंडिडेट विड्रॉ किया। तो वो जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। जेएमएम ने 6 कैंडिडेट अनाउंस किए और जेएमएम ने सारे कैंडिडेट वापस ले लिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सब आदमी जिम्मेदारी दिखा रहा है। कांग्रेस ने भी 9 कैंडिडेट छोड़े, आरजेडी ने क्या छोड़ा? 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, मतलब 243 सीटें और 255 उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। ठीक, अब इसमें फर्स्ट फेज की जो 121 सीटें हैं, इसमें 127 कैंडिडेट हैं, मतलब 6 सीट पर पहले फेज के अंदर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। पहले तो मुझे बताइए, आज दिन में भी हमारी बात हो रही थी तो कुछ लोगों का कहना था कि अगर फ्रेंडली फाइट जैसा है कुछ कहीं पर, तो ये मत मानिए कि इसका निश्चित फायदा दूसरे वाले को मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं है, एक आध सीटें हैं। एक आध सीटों पर, जैसे अब नरकटियागंज की सीट है, अब आप जब स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो हम बता दें कि वहाँ संजय पांडे कैंडिडेट हैं, ब्राह्मण हैं, वो भी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पोते शाश्वत केदार को दिया। तो उनका वोट कटेगा। 2 ब्राह्मण चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरजेडी ने वहां दीपक यादव को चुनाव लड़ा दिया। तो ये आरजेडी वाले सोच रहे हैं कि ये 2 ब्राह्मणों के वोट कटेंगे तो एक मुसलमान का और यादव का वोट एकजुट होकर के, अब ये एक गलतफहमी भी हो सकती है। ऐसी कुछ और सीटें हैं, लेकिन अब एक बात यहाँ जब बात चली तो हम बता दें कि वहाँ जो दीपक यादव लड़ रहे हैं उनसे पता नहीं बड़ा प्रेम है तेजस्वी यादव को। वो क्यों है? वो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं। उनको लोकसभा का चुनाव भी तेजस्वी यादव ने लड़ाया था, अपनी जीती हुई वहाँ एक अच्छी लड़ती हुई सीट को उन्होंने गंवाया इनको खड़ा करके वाल्मीकि नगर में, लेकिन वो टिकट दे दिया उनको। तो इस तरह की कुछ सीटें हैं, लेकिन हर सीट नहीं है। अब जैसे वैशाली की सीट है, तो वैशाली में इंजीनियर संजीव भूमिहार हैं, लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आरजेडी ने जो कैंडिडेट दिया वो पटेल हैं, कुर्मी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो हर जगह एक ही, जो आप कह रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो हर चीज को डिफेंड करने जाते हैं, हर चीज के लिए उनके पास एक लॉजिक होता है। तो हर आप जब सीट वाइज देखेंगे स्ट्रेटजी बता देंगे कि ये जो कुर्मी का वोट भी नहीं जाएगा, तो वो जेडीयू का वोट अलग चला जाएगा। ये सब चीजों, इन सब चीजों का मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है चुनाव में धारणा के स्तर की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है कि आप क्या परसेप्शन लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। तो परसेप्शन लेकर के ये जा रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे को हरवाने के लिए लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी लड़ रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात आपको हम बताएं कि जो इन लोगों ने हासिल किया था वोटर अधिकार यात्रा में, एजेंडा से कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई एजेंडा नहीं था, एसआईआर कोई इशू नहीं था। हासिल ये हुआ था कि हर पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी का झंडा उठाने को तैयार था। कांग्रेस पार्टी का आदमी आरजेडी का झंडा लेकर के पटना में घूमते हुए हमने देखा, जब 1 तारीख को 1 सितंबर को जब पटना में इनका मार्च हुआ। तो आज स्थिति ये है कि किसी पार्टी का झंडा किसी के दूसरे के नॉमिनेशन में नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में भी कांग्रेस लेफ्ट और वीआईपी का झंडा नहीं दिखा, अकेले नॉमिनेशन करने गए। दोनों चरण के नॉमिनेशन के नॉमिनेशन में राहुल गांधी चले गए होते, अब आप तस्वीर इमेजिन कीजिए। हाँ, और उस पर कितनी चर्चा होती टीवी पर। मुकेश सहनी ही गए होते, आपने मुकेश सहनी भी गए होते, दीपांकर भट्टाचार्य भी गए होते, कोई भी गया होता प्रदेश का नेता। कोई नहीं, अकेले गए वो परिवार, केवल परिवार के साथ गए। दूसरा भी भाई को नॉमिनेशन करा आपने वो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की आखिरी बार आपने ऑपोजिशन के बिहार में कांग्रेस आरजेडी जितने नेता है, किसके मुंह से वोट चोरी की बात सुनी थी? कौन सा बयान छपा हुआ आपने देखा? कहीं भी मैंने तो कहीं नहीं सुना। 1.5 महीना हो गया उस यात्रा को। 16 दिन राहुल गांधी बिहार में देते हैं एक ऐसे इशू को जिसको बाद में उन्हीं की पार्टी भूल गई, और तो छोड़िए उन्हीं की पार्टी नहीं बात कर रही उसके बारे में। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी इलेक्शन की? मुद्दे की क्या समझ है? या और कुछ तो अपने नेता की थोड़ा मान रखने के लिए मुद्दे को तो बनाए रखो, अब भूल गए उसको। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट वोट चोरी, नहीं? हाँ बिल्कुल सौरभ, और ये जब ऐसा नहीं था कि ये कोई रॉकेट साइंस के तौर पे ये सामने आई बात। जब ये शुरू कर रहे थे बिहार में, किसी जिले में किसी व्यक्ति से पूछिए, स्थानीय नेता, इनके दलों के नेताओं से पूछिए, वो इस बात को कहता। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी तो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं ना, कि अपना मूड एक हो गया कि हाँ ये एक इशू है, बस वो मान लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे उन्होंने बना लिया कि ये इशू है, फिर वो इशू है, फिर उसी इशू पे वो आगे बढ़ेंगे, किसी और की सुननी नहीं है। आप सोचिए कि जब वो रिपोर्ट आ रही थी चुनाव आयोग की, और तब आप फॉरेन में,
उसके बाद हंगामा करना था ना उस रिपोर्ट में क्या कमी है, क्या ना दिक्कत जब है। वो वोटर लिस्ट आई पूरी। और वो फिर तब करेंगे जब रिजल्ट आएगा और दिखेगा कि एनडीए अगर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ रहा है, उसके बाद वो कहेंगे। देखिए, बहुत से लोग का ये मानना है कि राहुल गांधी ने अपने टीम को ये कहा है कि राज्यों में आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे अगर आप क्षेत्रीय दल की हर शर्त को मानते रहेंगे। तो इंसिस्ट करो, अब जहां आपको अपना आधार लिखता है उस पर अड़े रहो और मांगो उसको। लेकिन क्या ऐसा करके वो नुकसान कर रहे हैं अपना? देखिए, ये किसी भी दल के लिए ये होना चाहिए, बॉटम लाइन यही होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उस बॉटम लाइन के प्रिंसिपल के बाद आपको एक व्यवहारिक अप्रोच रखना होता है, और ये जब आप ये रखते हैं तो वो उसमें दिखना चाहिए कि इसको लेके आपके अंदर कोई कन्विक्शन है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ बस अड़ जाना है, अड़े रहना है। जैसे पिछली बार जितनी सीटें दी गई और महागठबंधन के लिहाज से अच्छा माहौल था, बहुत बढ़िया। और तब आप 19 सीटें लेके आ रहे हो। बीजेपी के किसी भी नेता या जेडीयू के नेता से कहिए कि भाई सबसे ज़्यादा मदद तो आपकी राहुल गांधी कर रहे हैं, वो ठाका मार के उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनसे ये कहिए कि कांग्रेस जितनी ज़्यादा सीटें लेगी वो आप लोगों के लिए बोनस होगा, वो एकदम हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जब आपका सामने वाला इस रूप में सोच रहा हो कांग्रेस पार्टी को, तो वहाँ इस बात का कोई मतलब नहीं होता। हम लोग तो जानते ही ना, मतलब कहा ही जाता है कि गठबंधन का एक ही धर्म होता है, गठबंधन का कोई धर्म नहीं होता है। जब आप मजबूत हैं तो दबाइए, जब कमज़ोर हैं तो दब जाइए। लेकिन एक व्यवहारिक अप्रोच होना चाहिए। अगर चिराग पासवान जैसे एलजेपी को 29 सीट दिया जा रहा हो, और नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन था, और जब उनको बताया गया था तो उनका पहला शब्द यही था कि अरे इतना ज़्यादा दे दिया। लेकिन एक व्यवहारिक अप्रोच था कि नहीं, अगर चुनाव में जाना है तो आप ये बात नहीं बोले संजय यादव जब मैं और हम बात कर रहे थे उनसे। संजय झा जी। हाँ अच्छा, इसमें एक बात और हम बताएं, जो आपने कहा ना कि भाई गठबंधन का, उन्होंने कहा जितेंद्र जी ने कि ठीक है, राहुल गांधी की तैयारी क्या थी बिहार में आपको इतनी सीटें मांगने की? 7 साल से प्रदेश का संगठन नहीं बना है। 7 साल से संगठन नहीं है। 3 अध्यक्ष चले गए, उनके एक अध्यक्ष जेडीयू में चले गए, दूसरे अध्यक्ष भी हट गए, तीसरे अध्यक्ष हैं, और आज तक कार्यकारिणी प्रदेश की नहीं बनी, संगठन नहीं बना है, जिलों का संगठन नहीं बना है। और आपको चुनाव के समय याद आया कि अरे हम तो अगर उसकी बात मान लेंगे तो दब जाएंगे, तो हमको हट जाना है। भाई ऐसे थोड़ी राजनीति होती है। एक बात जो हम लोग कहीं भूल सा जाते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि राजद के पास भी बहुत स्ट्रांग संगठन है और राजद भी हर चीज में ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ग्रासरूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए थे उसको मजबूत किया है। नॉन यादव ओबीसी के साथ उनकी पैठ बढ़ी है। आप ये देखते चले जाएं। यादवों में भी ऐसा नहीं है कि भाजपा का पेनिट्रेशन नहीं है या स्थानीय लेवल पे यादव नेताओं को प्रधानता नहीं दी गई है। आप जितना भी अटैक, उनके जितने भी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते हैं, जितना भी उन पर अटैक हुआ, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिफेंड किया, उनका साथ दिया, समर्थन दिया, एन वक्त पर उनको मना नहीं किया। वो सब चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक इलेक्टोरल मैकेनिज्म है, एक इलेक्टोरल जिसको जॉगरनेट कहते हैं वो है, और वो जब चलता है तो उसमें सारी जो कई दफ़े होता है ना कि रोड पे रोड रोलर जब चलता है तो जो छोटी मोटी गिट्टियां होती हैं वो उस पर सेटल हो जाती हैं। तो बिहार के चुनाव में भी आपको ऐसा देखेंगे, अभी छठ के बाद वहाँ मोमेंटम और बढ़ेगा, तो पता नहीं परिवर्तन कुछ भी हो जाए। पर हाँ, प्राइमा फेसाई ये लग रहा है, अभी अगर बाहर से हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक जो धड़ा है, एक जो पोल है, जो एनडीए का पोल है, वो वेल ऑयल्ड लग रहा है, ऊपर से सही लग रहा है। जो अंदर की खींचतान थी वो थोड़ा दबा हुआ लग रहा है, जबकि महागठबंधन जो है वो बिखराव है। अब इस बिखराव को कितना समेकित कर पाएंगे, कितना उसको समग्र कर पाएंगे, मुझे लगता है कि इसमें सबसे आवश्यकता होगी, इनके पास कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं है। और जब तक वो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जब भी होता है तो वो स्थानीय एनडीए की बात करें तो 2 बातें मुझसे आज किसी ने कहीं, बिहार को समझने वाले ने, कि ये वॉच करना पड़ेगा कि खास तौर पर जेडीयू का कितना वोट एलजेपी को जाएगा। अब 13 सीटें फर्स्ट फेज में 13 सीटें लड़ रही है एलजेपी। आप हैरान रह जाएंगे, इन 13 सीटों पर 2020 का नतीजा 1 सीट जीतती है एनडीए, मात्र 13 में 1 सीट। 12 सीट महागठबंधन जीत गया था। और नंबर 2 पर कौन रहा? बीजेपी 6 पर और 3 पर जेडीयू। इनमें से बहुत सीटों पर नुकसान ही किया, मतलब नुकसान तो सब जगह किया, लेकिन कई जगह निर्णायक नुकसान किया होगा एलजेपी ने। कोई टसल है अभी भी? तो आप दूसरी बात भी बताएं तो एक ही साथ कहें। आपने कहा कि 2 बातें हैं, एक तो ये है, और भी कोई फॉल्ट लाइन है?
नहीं, अभी आप इस पर बोलिए। नहीं, जैसे वहाँ कई फॉल्ट लाइंस हैं, एनडीए के भीतर के फॉल्ट लाइंस। दूसरी फॉल्ट लाइन बीजेपी और जेडीयू की थी। हाँ, कि इसमें एक अविश्वास है। एक जो फॉल्ट लाइंस हैं मतलब एनडीए के अंदर की फॉल्ट लाइंस, जिनकी वजह से अमित शाह को भी बैठ करके और इतना पेन लेना पड़ रहा है। 3 दिन बैठे वो, और छोटे छोटे लोगों को बुला करके, अब पटना के मेयर का बेटा भी कहा कि हम नॉमिनेशन करेंगे, तो उसको बुला करके सीधे बात की उन्होंने। तो वो जो बात कर रहे थे, देखिए चुनाव होता है और आखिरी समय तक सांस अटकी रहती है, जब तक नतीजे नहीं आ जाए तब तक। ठीक बात है। तो वो जो फॉल्ट लाइंस हैं एनडीए की, उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है, जिसमें एक सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जेडीयू वर्सेज एलजेपी। जो 2020 का नतीजा था, ये जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, कुर्मी खासतौर से उनकी जाति, ये मानती है कि चिराग पासवान की वजह से ह्यूमिलिएट हुए हैं नीतीश कुमार। तो वो चिराग पासवान से बदला लेना चाहेगी, उस फॉल्ट लाइन को दूर करना है। अभी नहीं दूर हुआ है, उसको चुनाव आते आते अभी और रिपेयर करने की जरूरत होगी। एक फॉल्ट लाइन है, ये नुकसान होगा। आप हम जो इसमें है ना, ये एलजेपी के लोग नहीं, हर फेज में है। आप फर्स्ट फेज की 13 सीटें हैं जहां एलजेपी लड़ रही है, वो जहां के नतीजे आप जहां बताए कि पिछली बार 6 बीजेपी और 3 जेडीयू रहते दूसरे नंबर पर, और ये लोग हार गए थे 13 सीट। ये शाहबाद की सीट है, मगध की और शाहबाद की। तो वहां एलजेपी के चिराग पासवान का वोटर जेडीयू को नहीं देगा, जेडीयू का चिराग पासवान को नहीं देगा। यह है अभी तक स्थिति। उसको रिपेयर करने की कोशिश हो रही है। यही दूसरी फॉल्ट लाइन है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की। इन दोनों की फॉल्ट लाइन भी बड़ी है। इनका क्यों झगड़ा है भाई? एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि एससी का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया जाए। जो ज्यादा वंचित है, जो दलित ज्यादा वंचित है, उसको आरक्षण में आप आरक्षण के भीतर आरक्षण दीजिए। तो चिराग पासवान ने इसका विरोध किया, क्योंकि बिहार में एससी आरक्षण का मैक्सिमम लाभ पासवान ले जाते हैं। तो चिराग पासवान ने इसका विरोध किया, और जो इसके विरोध में आंदोलन हुआ, उस समय समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी। तो मुसहर 3% है। बिल्कुल ग्राउंड पर परकोलेट करती है ये बातें। बिल्कुल करती है ये, चूंकि एक ही इलाके में कंसंट्रेशन बहुत बड़ा है ना, मगध के इलाके में मुसहर सबसे ज्यादा है जहां जीतन राम मांझी नेता है। और दूसरा कारण यह है कि जीतन राम मांझी की बहू जब बाई इलेक्शन लड़ रही थी इमामगंज सीट पर, दीपा मांझी, तो चिराग प्रचार के लिए नहीं गए। और जनसुराज का जो पासवान कैंडिडेट था जितेंद्र पासवान, उसको 37,000 वोट आया, पसीने छूट गए थे जीतन राम मांझी को वो सीट जिताने में अपनी बहू को। तो ये कई झगड़े हैं दोनों के बीच में। तो पासवान वर्सेस मांझी फॉल्ट लाइन है, कुर्मी वर्सेस पासवान फॉल्ट लाइन है, और बीजेपी वर्सेस जेडीयू का भी फॉल्ट लाइन है, कुशवाहा वर्सेस राजपूत का फॉल्ट लाइन है, भूमिहार वर्सेस चंद्रवंशी का फॉल्ट लाइन है, वर्मा शर्मा का कॉम्बिनेशन है। ये तमाम फॉल्ट लाइन्स हैं जिनको बीजेपी एनडीए को एड्रेस कर रहा है, खासतौर से मगध और शाहबाद में। डॉक्टर साहब सारा काम करा है। देखिए, इसमें एक चीज होता है सर, एकदम स्मूथ तो कुछ होता नहीं ना, पॉलिटिक्स स्मूथ तो नहीं चल रहा है। दूसरा, चिराग पासवान के केस को अगर देखें तो जेडीयू के साथ शुरू से, जब से नीतीश जी ने महादलित बनाया, तब से उनका भाई कि हमारे वोट बैंक में इन्होंने सेंधमारी कर दी थी। दलित के भीतर एक सब कास्ट बनाने की, सब ग्रुप बनाने की कोशिश की महादलित, और तब से चिराग पासवान इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। उनका अपना वोटर भी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं करता, तो वो तो चला आ रहा है। लेकिन एनडीए ने चुनाव की तैयारी को लेकर जो आप ब्लॉक स्तर पे जो मीटिंग की थी, उसमें भी एनडीए के 5 घटक दल के हर नेता मौजूद रहते वही मैं कह रहा हूं। तो आमतौर पे कार्यकर्ताओं के भीतर एक जेल है। ये छोटी मोटी चीजें जैसे कैंपेन वगैरह शुरू होता है ना, ये बहुत ज्यादा चटक रूप में नहीं रख पाती, और इस रूप में नहीं होता है। खासतौर पे चिराग पासवान के वोट ट्रांसफर करने की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे वर्षा में दिक्कत जरूर रहती है चिराग पासवान की। लेकिन ज्यादा बड़ी समस्या ये रही है कि जिस प्रकार के कैंडिडेट सिलेक्शन उन्होंने किया, उसको लेके जो बातें कही गई, वो ज्यादा चिंताजनक उनके लिए है। और उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो उस पर निर्भर करेगा कि किस आधार पे आपने कैंडिडेट दिए। मढ़ौरा में आप कैंडिडेट दे रहे हैं और नॉमिनेशन तक रद्द हो रहा है। भाई ये देखिए, और तो बहुत सारी बातें वैसी कही जाती हैं जो कि उनकी छवि को इस बार बहुत डेंट इसका हमने इसका एक प्रमाण हमने देखा यूपी में, जब बसपा और सपा एक साथ चुनाव लड़ी थी, तो तब यही बातें कही थी ना कि नहीं आया वोट, नहीं ट्रांसफर हुआ। एक बात सौरभ जी मैं आपको और बता देता हूँ, और चिराग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के साथ, जेडीयू के साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव, लोकसभा ये ठीक, ये सारी बातें फिट हो रही हैं फ्रेम में। पर एक बात पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, और वो है कि जिस तरीके से जदयू की सरकार है वहाँ, मतलब बीजेपी के साथ की सरकार है, और जिस तरीके से एक नया MY कॉम्बिनेशन भी वहाँ बन रहा है, और वो है विमेन और यूथ का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, महिला और यूथ जिसको आप कहते हैं। महिला नहीं, आप ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी मैं ऑफ द एयर बात कर रहा था, कई लोग यहाँ से दिल्ली से वापस जा रहे हैं अभी, विमेन खास करके जो घरों में काम करती हैं यहाँ, वो इसलिए जा रही है कि उनको ये पता है कि अगर हमने जाके वोट नहीं दिया तो शायद जो खाते में पैसे गए हैं वो वापस आ सकते हैं, वापस कर लिए जाएंगे। तो ये जो
ये जो फैक्टर है दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर. विमेन विल सपोर्ट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि विमेन में कटिंग अक्रॉस कास्ट वोटिंग होता है, उसमें आप कास्ट फैक्टर्स को हम चाहे ब्रॉडली जितना भी एक ओवरराइडिंग इमोशन पर ओवरराइडिंग इमोशन होता है, उसमें हर एक कास्ट का इंटरसेक्शन एक आप देखेंगे तो वो रहता है. तो विमेन, एंड दैट वोट इज विद एनडीए, लार्जली विद एनडीए, लार्जली विद एनडीए. और विमेन अगर एक लार्ज वोट करेंगी, लास्ट चुनाव में भी नीतीश कुमार के थोड़ा सा एज देने का कारण भी यही था. अच्छा सर, अब आखिर में मैं 2-1 मिनट जरा जनसुराज की बात कर लूं, क्योंकि वो लोगों ने कहा कि वो भी जितना माहौल बना था वैसा अब उस नहीं नजर आ रहा है ग्राउंड के ऊपर. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाए बीजेपी पर, और सीधे सीधे अमित शाह जी के ऊपर प्रशांत किशोर ने कि हमारे कैंडिडेट्स को सुरक्षा दी जाए, हमारे कैंडिडेट्स को धमका करके इनके नॉमिनेशन वापस कराए जा रहे हैं. उन्होंने 3 उदाहरण इसके दिए हैं, और एक फोटो भी दिखा रहे थे वो कि देखिए हमारा कैंडिडेट जो है उनको बुला लिया, बगल में बैठा लिया, अब देश का गृह मंत्री किसी को बगल में बैठा लेगा तो वो जा पाएगा उठ के, वो नॉमिनेशन ही नहीं कर पाया. ये उन्होंने यही कहा. देखिए, इसमें तो बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे भी हैं जो कि बीजेपी से उधर गए हुए हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं. ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई जाना चाहे तब तो गृह मंत्री बुलाएंगे, और गृह मंत्री अगर बुला रहे हैं और सामने वाला अगर जाना चाह रहा है तो इसमें कोई और बाधा कैसे हो सकता है. उसमें कोई भी व्यक्ति अपना फ्यूचर देखेगा ना कि भाई हमको कहाँ जाना है. अच्छा, बीजेपी जैसे कैसे मनाती, बीजेपी के जो मनाने का तरीका है, पहले वो आपको बहुत प्यार से मनाया जाएगा, और आप पार्टी के हैं तो जब आप प्यार वाली भाषा नहीं समझते हैं तो फिर आपके जो करीबी हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा. जैसे महेश शर्मा को औरंगाबाद में इन्वॉल्व किया गया, गौतम बुद्ध नगर के सांसद, औरंगाबाद में उनका इन्वॉल्वमेंट था, बिहार के औरंगाबाद में. अच्छा, ये बड़ा आप अंदाजा लगाइए, बड़ा दूर का लिंक निकाला, सोचिए. और तो वो हो रहा है. और जब ये दोनों काम नहीं करते तो तीसरा तरीका पार्टी के भीतर ये होता है कि अगर पार्टी के खिलाफ काम करोगे तो फिर पार्टी इसका ध्यान रखेगी. अश्विनी चौबे के बेटे को किसका फोन आया था? अमित शाह का. अब सोचिए, उनको तो अपना पूरा फ्यूचर देखना है ना भाई. एक फोन में अगर आ जाए कि अगर आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो तो फिर आप सोचो आगे, तो फिर क्या करोगे आप. इनके पिताजी का भी क्या हुआ था जब लोकसभा का टिकट काटा. वो ये कह रहे हैं कि मेरे चुनाव से इतना बीजेपी इतनी दहशत में है कि ये अब मेरे उम्मीदवारों को टारगेट करें. देखिए, वो टारगेट करना होगा तो आप 243 सीट पर लड़ रहे हैं, तो 3 आदमी को बुला करके टारगेट कर देने से क्या चुनाव बदल जाएगा? जितने हाथ लगे उतनों की किए. 3 आदमी, गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, उसको और कोई काम नहीं है कि वो आपके सत्यदेव तिवारी को और डॉक्टर शशि शेखर सिंह को इसकी बुला करके, और इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है. अरे 3 आदमी को कुछ तो बात कहने के पहले थोड़ा रैशनल होना चाहिए. ये भी उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने का एक तरीका है. वो बीजेपी हमारे से लड़ रही है, ये एजेंडा सेट किया. हाँ, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं चैलेंजर हूं. हाँ, नहीं, और जो बीजेपी टीम वाला है मामला, उसको दूर करने का बार बार जो लगातार वो अभियान चला रहे हैं, वो एक प्रयास है उनका. चूंकि उन्होंने पहले कहा था कि जहां जहां आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट देगी हम वहां मुसलमान नहीं उतारेंगे, और आरजेडी से पहले ही आपने तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट घोषित कर दिए. तो वहां कुछ वोट आपको मिले, इसके ये तभी होगा जब आपकी ये इमेज बने कि आप बीजेपी के खिलाफ. एक आज जनसुराज कैंडिडेट ने, गोपालगंज से कैंडिडेट ने बीजेपी का समर्थन कर दिया क्या? ये मैं कहीं देख रहा था. किसके कैंडिडेट? जनसुराज के कैंडिडेट, डॉक्टर शशि शेखर सिंह की तो बात कर रहे हैं. हाँ, अच्छा, वही है. शशि शेखर सिंह वही तो कह रहे हैं कि एक डॉक्टर शशि शेखर सिंह हैं, अच्छे हैं, उनको जबरदस्ती करके और उनको बिठा दिया गया, उनका नॉमिनेशन वापस करा दिया. तो वही कह कि 3 आदमी को आप जबरदस्ती करना होगा तो मास करेंगे, 20, 25, 50. प्रशांत किशोर का कहाँ इलेक्शन खड़ा दिखता है आपको? देखिए, वो जहां खड़े थे वहां से पीछे ही गए हैं, वहां से आगे नहीं बढ़े हैं. पहले जहां खड़े थे उससे पीछे गए हैं, उनका चुनाव उससे पीछे ही गया है, उससे आगे नहीं बढ़ा है. उनको देखिए, अब इसका कारण यही बताया, तेजस्वी नहीं निकल रहे थे तो ये भी नहीं निकले, प्रशांत किशोर भी कहीं नहीं निकले. प्रशांत किशोर भी बैठे रहे. भाई, आपने चंचल सिंह को टिकट दे दिया, पहले आपने कहा कि राघोपुर हम चुनाव लड़ेंगे तो अमेठी बना देंगे, तो आपने एक हाइप क्रिएट किया कि हम अमेठी हो जाएगा और तेजस्वी यादव ऐसे ही हारेंगे जैसे राहुल गांधी हारे थे. आपने कहा कि हम जन्मभूमि से लड़ेंगे या कर्मभूमि से, तो जन्मभूमि में आपने करगहर सीट पर रितेश पांडे को टिकट दे दिया. कर्मभूमि आपने राघोपुर का ही इतना माहौल बनाया और फिर कहा कि हम नहीं लड़ेंगे. मुझे लगता है काफी डैमेज हुआ, नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल डैमेज हुआ. और नहीं लड़ेंगे, ठीक है, नहीं लड़ेंगे. फिर आपने चंचल सिंह को कैंडिडेट बनाया, तो जाते ना नॉमिनेशन कराने गाजे बाजे के साथ, लगता कि आप लड़ रहे हैं. वहां से आप तेजस्वी के सामने न लड़ते, कहीं से तो लड़ते. हाँ, कहीं से लड़ना चाहिए, तो एक माहौल बनता. इससे ज्यादा मजाक की कोई बात नहीं हो सकती है कि पार्टी सुप्रीमो कहे कि पार्टी तय करेगी कि हम लड़े या नहीं लड़े. भाई, पार्टी क्या तय करेगी कि आप लड़े या नहीं लड़े? ये कही जाए, ये बात सब ये टिपिकल पॉलिटिशियंस वाली बातें हैं. और ये कि हम 3 दिन कैंपेन करेंगे तो 30 सीट जिता देंगे, भाई तो अभी पड़े हैं 10-20 दिन, आप करके जिता लेने चाहिए सब सीटें. तो कैंपेन उनका जो उठा था, जो एक उनका माहौल था, जो उन्होंने बिहार के मुद्दे उठा करके, बदलाव के मुद्दे उठा करके जो बनाए थे, वो वहां से पीछे गए हैं, वहां से आगे नहीं बढ़े. आपकी क्या रीडिंग है पीके की? देखिए,
मेरी रीडिंग थोड़ी सी भिन्न है इनसे, और वो ये है कि मैं पीके के कैंपेन को नेट रिजल्ट में भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पीके ने कुछ मुद्दे उठा दिए हैं और वो मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं बिहार के लोगों के लिए। वो मुद्दे वाकई इम्पोर्टेंट हैं। अब बिहार के कास्ट के बियॉन्ड अगर हम देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे उन्होंने आंकड़े दिए, कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिसका ट्रैक्शन है, एक बात। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप देखिए बिहार में ये जो जीबी कंजम्पशन है वो देश में सबसे ज़्यादा, प्रति व्यक्ति जीबी कंजम्पशन लगभग 27-28 जीबी प्रति व्यक्ति, डेटा जिसको आप कहते हैं, वो कंजम्पशन है। बिहार में मोबाइल फ़ोनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो कैंपेन है उनका, उस कैंपेन का जो मैसेजिंग है वो उनके टारगेट ऑडियंस तक है। अब वो टारगेट ऑडियंस का मतलब ये नहीं कि वो रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन दलों का भी जो मैनिफेस्टो होगा या जो उनके जो भी चुनाव पत्र होगा या घोषणा होगा, उन घोषणाओं में आप उसको देखेंगे। और एक मैं बिहार का नागरिक होने के कारण, बिहारी होने के कारण ये तो बता ही सकता हूं कि अगर बिहार में सक्षमता तो है ही है, बिहार में कैपेसिटी की कोई कमी तो है ही नहीं, उस कैपेसिटी को अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए तो हर बिहारी के लिए गर्व की बात होगी। तो बिहारी अस्मिता के लिए तो उन्होंने ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आपका। नहीं, इसमें सॉफ्ट और हार्ड की बात नहीं है। अगर गलत अगर है तो गलत क्या है? देखिए, आप नागरिक हैं बिहार के। एक चीज सौरभ है कि ये जो सॉफ्ट कॉर्नर की आपने बात कही ना, वो वाकई बारीक बात है कि किसी भी बिहार के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल का संबंध हो या नॉन पॉलिटिकल, अगर उससे पूछिए कि पीके ने जो बातें कही वो सही है गलत, वो सहमत है। आप ये समझिए कि हम लोग 90 के, चलिए एक बात आपको बताता हूं मैं इस बार ओपन क्लोजिंग नोट पर, मैं रोजा इसको मतलब वैसी मजाक में कह रहा था, हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे थे, नाम नहीं ले सकता, नहीं नाम तो लेना पड़ेगा, ये क्या है? ये जानते हैं पूरी कहानी। पीके हॉल के अंदर आ रहे हैं इंटरव्यू करने, मैं फिनांस कर रही थी इंटरव्यू, वो हॉल के अंदर आ रहे हैं, एक बीजेपी का नेता बाहर निकल रहा है, दोनों के हाथ मिले, दोनों पहचानते थे एक दूसरे को। बीजेपी के नेता ने कहा, भैया देश आपके साथ है। पीके को कहा। अब इन्होंने इतना अच्छा क्लू दे दिया है कि पीके से पहले जिसका शो था वो तो लोग समझ जाएंगे, लोग समझ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, हॉल में बहुत सारे नेता थे। बिहार उनके साथ था, बिहार उनके साथ चला था, लोग पद यात्रा में चले थे, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, उनकी ये लाइन बहुत हिट हुई थी, लेकिन फिर उनको उस कैंपेन को आगे नहीं ले जा सकते। राजनीति लंबे दौर पे होती है। आप देखें, हाँ नहीं, और वो मिशन जो लेके चले हैं, इंटेंशन तो अच्छी दिखाई देती है, तो वक्त लगे भी तो कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया अजीत जी, प्रोग्राम में आप आए। प्रोफेसर साहब पहली बार आए, बहुत धन्यवाद आपका। और देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।